हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HPG के हम। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश होम्योपैथी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम, जो कि आप सभी जानते ही हैं कि अपकमिंग डेज में जो है वो 2 Feb को होना तय हो चुका है। तो उसी एग्ज़ाम के लिए जो है वो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर बता दें कि परीक्षा में जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाना है। तो अगर आपने अभी तक भी हमारा जो एक्सपर्ट्स के द्वारा कोर्स जो है वो बनाया गया है, ठीक है, क्रैश कोर्स है, अगर उसमें ज्वाइन नहीं किया है तो उसमें की फीचर्स की बात करूं तो परीक्षा से संबंधित जो है सभी 86 आपको होम्योपैथी वीडियो क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, होम्योपैथी परीक्षा से संबंधित MCQs मिलेंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड कंप्यूटर के MCQs में रहेंगे, एग्जाम रिलेटेड होम्योपैथी ऑफिशियली सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, जीके नोट्स, MCQs, प्रैक्टिस टेस्ट, और ये दोनों लैंग्वेज में आपको बाइलिंगुअल ये सारा स्टडी एक्सेस मिलेगा। तो जिन्हें भी एनरोल होना है केवल वही जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पे व्हाट्सएप करें। सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट जिनको कि एक गवर्नमेंट सीट चाहिए, जिनका सपना है सरकारी नौकरी, सिर्फ वही व्हाट्सएप करें। तो ये जल्दी से जो है वो आप सारा एक्सेस पाने के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, मौका हाथ से ना दे जाने दीजिए, कुछ ही दिन आपके पास बचते हैं आपके सपने को पूरा करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है? आपके ऑप्शन ए है सिमिलिया सिमिलिवर्स क्योरेंटर, बी है आपका बात पिट एंड कफ, सी है आपका इक्वालिया इक्वलिस क्योरेंटर, एंड डी है आपका कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रियर्स क्योरेंटर। क्या आएगा इसमें आपका राइट आंसर? ध्यान से देखना है, साथ साथ में आपने सभी ने आंसर करने हैं और एनालाइज करना है कितना अभी तक आपको आंसर आ रहे हैं, कितना आप इजीली आंसर कर पा रहे हैं। तो अगर इसका आंसर सोचा आपने ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, सिमिलिया सिमिलिवर्स क्यूरेंटर। सिमिलिया सिमिलिवर्स क्यूरेंटर का मीनिंग होता है कि रोग के समान उपचार से रोग को ठीक किया जाना चाहिए। ये होम्योपैथी का एक सिद्धांत है और होम्योपैथी के संस्थापक जिनका नाम था आपका डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, इन्होंने इस वाक्यांश को गढ़ा था। इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें बीमारी के लक्षण पैदा करने वाली दवा उस बीमारी का इलाज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि प्याज छीलने से जो हमें लक्षण होते हैं तीव्र सर्दी के लक्षणों के समान ही होते हैं, उसमें हमारे नाक बहना शुरू हो जाती है, आंखों से पानी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में लाल प्याज से बनी दवा का इस्तेमाल जो उसी तरह की सर्दी के इलाज के लिए किया जाता है। तो होम्योपैथी शब्द जो है वो आपका 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, और होमियस का मतलब होता है समान, और दूसरा शब्द है आपका पैथोस, पैथोस का मीनिंग होता है आपका पीड़ा। तो होम्योपैथी में बीमारियों का जो इलाज है वो सूक्ष्म खुराकों में निर्धारित पद्धति से किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आपकी है द फाउंडेशन ऑफ एनी साइंस। तो किसी भी साइंस का जो बेस है, मूलाधार है, वो उसके जो विषय की स्पष्ट परिभाषा हुई, इसके जो सिद्धांत हुए, इसके सही तरीकों से अनुप्रयोग में ही होता है। दूसरा है होम्योपैथिक कम्युनिटी। तो होम्योपैथी कम्युनिटी में इसके जो घटक सिद्धांतों की सर्वसम्मत समझ की कमी, इसके जो वैज्ञानिक अभ्यास हैं, अनुसंधान और चर्चा को कमजोर कर रही है। थर्ड इसमें है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड, समानता के सिद्धांत। तो सबसे पहले समानता के सिद्धांत सिमिलिया सिमिलिवर्स क्यूरेंटर को स्पष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसे जो है इसके जो सैद्धांतिक अर्थ, ऐतिहासिक विकास और जो ज्ञान मीमांसा की स्थिति है उसके संदर्भ में इसको इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है आपका कि हैनीमैन्स कॉन्सेप्ट। तो हैनीमैन की अवधारणाएं और उनके जो स्पष्टीकरण थे वो स्थिर नहीं थे, स्टेबल नहीं थे, बल्कि वे वर्षों के दौरान विकसित और कठोर होते गए। खासकर जो आपका 1796 और 1810 का जो टाइम पीरियड है उसमें ये ज्यादा रहा है। नेक्स्ट इसमें आपका है कि कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रिस। तो शुरुआत में उन्होंने सिमिलिया सिमिलिवर्स को प्रकृति द्वारा जो है वो समान उपचारों की नकल से जोड़ा और इसे जो कॉन्ट्रिया कॉन्ट्रेरस के विरोध में इन्होंने प्रस्तावित भी किया। फिर इसमें है आपका एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान और चिकित्सा के सिद्धांत में जो प्रगति हुई उसको देखते हुए जो है वो समानता के सिद्धांत को अंतिम सत्य या फिर हम प्राकृतिक नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जिसे अनुभवजन्य रूप से सत्यापित या मिथ्या सिद्ध किया जा सके, बल्कि इसे एक जो हमारा व्यवहारिक सिद्धांत है उसके रूप में देखा जा सकता है। जो चिकित्सा करने वाले जो कलाकार हैं उनको तर्कसंगत और व्यक्तिगत रूप से रोगों के उपचार में मार्गदर्शन ये प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम्योपैथ गेट्स द नॉलेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम। होम्योपैथ को दवाओं का ज्ञान कहाँ से मिलता है? आपका ऑप्शन है ए होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से मिलता है, बी ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन से मिलता है, सी है होम्योपैथिक फार्मेसी से मिलता है, एंड डी प्रॉपर रिपोर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के और भी एमसीक्यूज के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए जल्दी से 8278723715। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका अगर आंसर सोचा है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथ को दवाओं का जो नॉलेज है वो होम्योपैथिक फार्मेसी से मिलता है। होम्योपैथिक फार्मेसी जो है वो आपकी एक ऐसी शाखा है जो होम्योपैथी दवाओं की जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन होता है, स्टोरेज है, उसके जो गुण हैं, उनका यूज है, उनके करने के तरीके पर आपकी ये आधारित होती है। इस क्षेत्र में दवाओं के सोर्सेज, उनके जो प्राकृतिक रूप हैं, उनके गुणात्मक रासायनिक गुण हैं और उनके जो प्रभाव हैं उनको समझा जाता है। तो होम्योपैथी फार्मेसी के अंतर्गत जो है वो सबसे पहले दवाओं के स्रोत की हम बात करते हैं। तो होम्योपैथी दवाएं प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि पौधे हुए, खनिज, जानवर, इनसे बनाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं बायोलॉजिकल और जो हमारी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं उनके द्वारा भी बनाई जाती हैं। दवाओं का रूपांतरण की जब हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक दवाएं की विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती है जिसे हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो दवाओं के जो असर होता है उसको बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, ताकि वे शरीर से छोटे से छोटे लेवल पर भी अपना इफेक्ट जो है वो डाल सके। फिर इसमें दवाओं का संग्रहण संरक्षण आता है। तो होम्योपैथी दवाओं को विशेष प्रकार की जो बोतल्स होती हैं उनमें रखा जाता है और उन्हें शुद्ध, प्योर और जो प्रभावी बनाए रखते हैं। इन दवाओं को उचित जो इनका टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट है, उसमें इसको जो वो स्टोरेज करना इंपॉर्टेंट होता है। दवाओं की प्रॉपर्टीज, गुण की बात करूं तो होम्योपैथी दवाओं के गुणों को समझना और उनकी जो विशेषताएं हैं उनका विश्लेषण करना होम्योपैथी चिकित्सा के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए तय किया जाता है कि कौन सी दवा जो है, इससे यही तय होता है कि कौन सी दवा जो है वो किसी विशेष रोग के लिए आपकी उपयुक्त है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो होम्योपैथी फार्मेसी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का एक अभिन्न हिस्सा है जो कि दवाओं की तैयारी हो, इसके गुण है, उसके जो उपचार प्रभाव है उनको समझने में हेल्प करती है और इसके माध्यम से जो है वो चिकित्सा रोगी के लिए सही दवा को जो वो चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ होम्योपैथिक एग्रीवेशन वी शुड। होम्योपैथी तीव्रता के मामले में हमें क्या करना चाहिए? एंटीडोट द मेडिसिन, बेट एंड वॉश, प्रिस्क्राइब कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड रिपीट द मेडिसिन लोअर पोटेंसी। क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटीडोट द मेडिसिन। होम्योपैथिक तीव्रता जब होती है तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि होम्योपैथी दवा लेने के बाद रोग के लक्षण पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये दवाओं की जो क्रिया करने का एक स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है और ये आमतौर पर जो है वो टेम्परेरी भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दवा गलत है, बल्कि शरीर के उपचार की दवाओं का जो सही तरीके से जो रिएक्शन करने का एक इंडिकेशन हो सकता है। तो होम्योपैथिक तीव्रता के मामलों में हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो हमें दवा को एंटीडोट करें। ठीक है, तो इस विकल्प का मतलब ये है कि यदि किसी मरीज में होम्योपैथी तीव्रता का अनुभव हो रहा है तो एंटीडोट का यूज किया जा सकता है। हालांकि निर्णय जो है ये डिसीजन डॉक्टर की जो एक्सपर्टनेस है, ठीक है, विशेषज्ञता है उसकी, उस पर ये डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। कभी कभी तीव्रता आपकी टेम्परेरी भी होती है तो इसका इलाज बिना दवा को बदलने एंटीडोट दिया बिना भी किया जा सकता है। ये तीव्रता बहुत अधिक हो, ठीक है, अगर ऐसा हो कि तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है तो एंटीडोट देने से स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है। होम्योपैथी तीव्रता के कारण या उसके समाधान क्या है? तो सबसे पहले सामान्य कारण की दवा का ज्यादा ओवर पोटेंटाइजेशन होना, दवा की प्रकृति के रूप में पुराने लक्षणों का उभरना। समाधान की बात करें तो दवा की जो खुराक है उसको कम कर दें, डोज को कम कर दें। एंटीडोट जैसे कि कॉफी या नक्स भूमिका देने की जरूरत हो सकती है, दवा के प्रभाव को कम करता है, जो कि कभी कभी डॉक्टर रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति को इवैल्यूएट करें, ठीक है, और सही समय पर सही दवा का चयन करके भी स्थिति को सामान्य कर सकती है। तो कंक्लूजन यहाँ पर यही निकल कर आता है कि होम्योपैथिक तीव्रता का इलाज बहुत ही प्रिकॉशन, सावधानी से करना चाहिए। यदि कोई भी तीव्रता उत्पन्न हो तो डॉक्टर दवा के जो प्रभाव है उनका पूर्ण मूल्यांकन कर रीवैल्यूएट करते हैं और फिर आवश्यकता के अनुसार उचित उपाय उसके अकॉर्डिंग करते हैं। कभी कभी एंटीडोट देने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये हमेशा सभी मामलों में नहीं होता है कि एंटीडोट देने की ही जरूरत पड़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स मीन्स। आपका ऑप्शन है सिंपल मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन, सिंपल एंड सिंगल मेडिसिन एंड नन ऑफ द अबव। क्या है सिंप्लेक्स का नियम? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंपल एंड सिंगल मेडिसिन। सिंप्लेक्स का नियम जो सिंगल आपकी
मेडिसिन यानी कि तो होम्योपैथी के संस्थापक जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, इन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के जो है वो एफोरिज्म 272 टू 274। अब ये जो एफोरिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारी डिटेल क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अभी तक आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी ये चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि किसी भी रोगी के इलाज के लिए केवल एक सिंगल साधारण औषधि दी जानी चाहिए। इसके पीछे कुछ प्रमुख रीजन भी हैं। सबसे पहले कि होम्योपैथी औषधियों का प्रयोग जो सिंगल डोज के रूप में किया गया था। ठीक है, होम्योपैथी औषधियों का जो प्रूविंग है वो केवल एक रूप में किया गया था और मटेरिया मेडिका उस समय के औषधियों के एकल प्रभावों पर आधारित है। तो ये औषधियां या तो आपकी प्लांट प्रोविंग्स या फिर जो आपका एक्सीडेंट प्रोविंग्स है उनमें दी गई थी। नेक्स्ट इसमें आपका कहना है कि एक औषधि सबसे अधिक समान होती है। तो किसी भी समय पर किसी भी रोगी की स्थिति के लिए केवल एक ही औषधि सबसे अधिक समान हो सकती है। यही कारण है कि जो आपकी सिंगल मेडिसिन का चुनाव किया जाता है ताकि उसका जो प्रभाव है वो रोगी के लक्षणों पर ठीक से समझा जा सके और उसका सही रिजल्ट जो वो देखा जा सके। नेक्स्ट इसमें है कि दूसरी औषधियां जोड़ने से उपचार में अस्पष्टता आ सकती है, क्योंकि यदि एक से अधिक दवाओं का यूज किया जाएगा पेशेंट के ऊपर तो डॉक्टर को ये पता ही नहीं चलेगा, वो ये जान नहीं पाएगा कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रही है बॉडी पे। ठीक है, कौन सा उसमें तत्व उपचार में मददगार था। तो इससे विषम उपचार के लिए मार्गदर्शन जो मिलना है वो आपका यहाँ पर डिफिकल्ट हो सकता है। फिर इसमें कि एक साथ कई दवाओं का यूज और संयोजन, तो यदि एक ही नुस्खे में एक से अधिक दवाएं दी जाती हैं तो ये संभावना बनी रहती है कि इन दवाओं के बीच जो है वो सिनर्जिस्टिक एक्शन हो, लेकिन ये जो है वो आपका ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि इन दवाओं का प्रभाव केवल अलग अलग दवाओं के प्रभावों का योग होगा। फिर इसमें कि दवाओं के बीच इंटरेक्शन और प्रतिकूल प्रभाव, यदि एक ही डोज में एक से अधिक दवाओं का मिक्सचर किया जाता है तो वे आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं, जिससे कि शरीर में इसके जो है वो नेगेटिव इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके अलावा यदि दवाओं का मिक्सचर किया जाता है तो वे एक नई औषधि ही बन जाती है एक किस्म से। ठीक है, तो जैसे कि पुनः परीक्षण की आवश्यकता होगी ताकि उसके प्रभाव को पहले सबसे जो है वो गैस किया जा सके। तो कंक्लूजन आपका यहीं पर ये निकल कर आता है कि सिंप्लेक्स का नियम जो है वो आपका ये कहता है कि किसी भी रोगी का जो है वो उपचार केवल सिंगल या साधारण औषधि से ही किया जाना चाहिए जो उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो। इस सिद्धांत के पीछे तर्क ये है कि केवल एक दवा का यूज करने से उसका प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है और जो उपचार का मार्गदर्शन सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, होम्योपैथिक मेडिसिन आर यूज्ड इन, होम्योपैथी दवाओं का यूज किसमें किया जाता है? आपका फिजियोलॉजिकल डोजेज में, टॉक्सिक डोजेज में, मटेरियल डोजेज में या आपका डायनेमिक डोजेज में, किसमें किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायनेमिक डोजेज। होम्योपैथी दवाओं का यूज जो है वो आपका डायनेमिक डोजेज में किया जाता है। अब डायनेमिक डोजेज क्या होती हैं? तो होम्योपैथी में जो है वो दवाओं का प्रभाव डायनेमिक होता है, जो शरीर में आपकी ऊर्जा हुई, आत्म संवेदन हुआ, मानसिक स्थिति हुई, इसके स्तर पर आपका काम करता है। तो होम्योपैथी दवाओं का उद्देश्य केवल शारीरिक लक्षणों का इलाज करना ही नहीं होता है, बल्कि ये जो शरीर की ऊर्जा हुई, उसकी जो मानसिक स्थिति होती है उसको भी संतुलित करना होता है। अब ये डायनेमिक डोज के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो इसमें आपका है कि ऊर्जा आधारित उपचार, तो होम्योपैथी में दवाओं का जो प्रभाव है वो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि शरीर की जो जीवन शक्ति है, वाइटल फोर्स है, उस पर भी आपका निर्भर होता है। जब जीवन शक्ति हमारी ये जो आपकी वाइटल फोर्स है, ठीक है, वो असंतुलित होती है तो ये शारीरिक और मानसिक विकारों का कारण बन सकती है। तो होम्योपैथिक दवाएं जीवन शक्ति को संतुलित करने के लिए गति ऊर्जा जो आपकी खुराक है उसके रूप में ये दी जाती हैं। फिर आपका पोटेंसी मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक दवाएं विभिन्न पोटेंसी में उपलब्ध होती हैं, जैसे 6x में 30C, 200C, 1M आदि में। तो इन दवाओं को एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से जो वो डायनेमाइज किया जाता है, जिनसे उनकी शक्ति को बढ़ाया जा सकते और लेकिन वे शरीर में जो वो सूक्ष्म स्तर पर काम करती हैं। फिर दवाओं की छोटी खुराक, होम्योपैथी में दवाएं बेहद छोटी खुराक में दी जाती हैं जो शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा को ही इफेक्ट करती हैं, जिससे शरीर के आत्मोपचार की क्षमता जो बढ़ती है। और डायनेमिक जो आपकी मेडिसिन है, डोज है, उसका प्रमुख ये सिद्धांत भी है। फिर दवाओं का प्रभाव की हम बात करें तो होम्योपैथी दवाओं का उद्देश्य शरीर की जो शारीरिक लक्षण है उसको ठीक करना नहीं बल्कि शरीर की जो आंतरिक ऊर्जा है, जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स है, उसको भी बैलेंस करना होता है, जिससे कि शरीर स्वाभाविक रूप से आपका ठीक हो सके। तो कंक्लूजन आपका यहीं पर निकल आता है कि होम्योपैथी दवाओं का यूज जो वो डायनेमिक डोजेज में किया जाता है, जो शरीर की जो वाइटल फोर्स है, एनर्जी है, ठीक है, उसके स्तर पर ही काम करती हैं। इन दवाओं का उद्देश्य शारीरिक विकारों को ठीक करना ही नहीं होता है बल्कि शरीर की जो आंतरिक संबैलेंस है उसको भी बहाल करना होता है। तो ये था हमारा पूरा डिटेल्स क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर हैनेमैन हैज गिवन आइडिया अबाउट डाइट इन एक्यूट डिसीज इन एफोरिज्म नंबर। डॉक्टर हैनेमैन ने तीव्र रोगों में आहार के बारे में विचार किस एफोरिज्म में संख्या में दिया गया था? आपका ऑप्शन ए 146 to 361, 262 to 263,
264 to 271 एंड ऑप्शन डी है 272 to 292। कौन से एफोरिज्म में दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 262 to 63। डॉक्टर हेनीमैन ने जो है वो आपका तीव्र रोगों में आहार के बारे में अपने एफोरिज्म संख्या 262 से 263 में विचार दिए हैं। अब एफोरिज्म 262 एंड 263 के अकॉर्डिंग क्या है, तो डॉक्टर हेनीमैन के अनुसार जो है वो एक्यूट डिजीज में आपका आहार पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि आहार रोगी के शारीरिक मानसिक स्वभाव से पर भी इफेक्ट डालता है। तो इन एफोरिज्म में डॉक्टर हेनीमैन ने जो आहार का जो चयन है उसे कैसे लिया जाए, उसकी सही मात्रा के बारे में निर्देश दिए हैं, ताकि उपचार प्रभावी हो सके और रोगी जो है वो जल्द स्वस्थ भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हेनीमैन हैज गिवन आइडिया अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन एफोरिज्म नंबर। डॉक्टर हेनीमैन ने दवाओं की तैयारी के बारे में विचार किस एफोरिज्म संख्या में दिया है? 22 to 27, 264 to 271, 146 to 261 एंड नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 264 to 271। डॉक्टर हेनीमैन ने जो है वो एफोरिज्म संख्या 264 से 271 में दवाओं की तैयारी की प्रक्रिया को विस्तार से इन्होंने समझाया है, और उनकी निर्देशित विधियां होम्योपैथी औषधियों को सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक भी बनाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाइटल फोर्सेस। वाइटल फोर्स क्या है आपका? स्पिरिचुअल एंड ऑटोमेटिक, ऑटोक्रेटिक एंड डायनेमिक, अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव एंड ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको राइट लग रहा है? ध्यान से देखिए, आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तीनों ऑप्शन सही हैं। वाइटल फोर्स और होमियोस्टेसिस का रिलेशन क्या है? तो हेनीमैन का वाइटल फोर्स और कैनन का जो होमियोस्टेसिस है, दोनों शरीर के जो आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन है और बैलेंस उसको बनाए रखने की क्षमता पर ये आधारित है। ये संतुलन मुख्य रूप से ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम द्वारा जो है वो आपका नियंत्रित होता है, जो शरीर के स्वायत्त कार्य जैसे कि श्वसन, पाचन, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हमारा ब्लड प्रेशर, इसको ये आपका जो है वो संचालित करता है। वाइटल फोर्स के सोर्सेस की बात करें तो भ्रूण में इसका विकास है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। भ्रूण के विकास में वाइटल फोर्स को पहली बार शरीर के निर्माण के दौरान जो है वो सक्रिय रूप में से जो वो देखा जा सकता है। ये जो है वो आपका बल जो है वो नोटोकॉर्ड, ठीक है, मेसोड कॉलम से शुरू होकर जो गैस्ट्रो और न्यूरोला भ्रूण के चरण होते हैं उसमें शरीर के अंग और टिश्यूज का जो वो फॉर्मेशन करता है। ये डायनेमिक डिटर्मिनेशन जो टिश्यू सेल्स होते हैं, हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनको प्रेरित करता है कि वे कैसे जो वो विभाजित और विशेषीकृत हों। थर्ड इसमें ऑप्शन था आपका कि नोटोकॉर्ड और आपका जो यूनिफेलिक सेंटर्स है उनके बीच क्या रिलेशन होता है। तो नोटोकॉर्ड और जो आपका ब्रेन के जो डाइंसेफेलिक केंद्र होते हैं, सेंटर्स होते हैं, जैसे थैलेमस होता है आपका, हाइपोथैलेमस होता है, उनके बीच एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। और ये संबंध जो है वो शरीर के जो आपका ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है उसको डेवलपमेंट और कंट्रोल के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसमें है आपका भ्रूण में संघर्ष और जो मियाज्म का उद्भव होता है। तो भ्रूण में ऑटोनॉमिक सिस्टम और जो आपका जीन अवॉर्ड है उसके बीच से संघर्ष होता है, और ये संघर्ष जो है वो आपका ऑटोनॉमिक बैलेंस को प्रभावित करता है, और इसका रिजल्ट जो होम्योपैथिक दृष्टिकोण से आपका मियाज्म जैसे कि सोरा साइकोस के रूप में होता है। नेक्स्ट इसमें थैलेमस और लक्षणों की उत्पत्ति की बात करें तो थैलेमस जो शरीर की जो आपकी सेंसरी कॉन्शियसनेस का सेंटर है, संवेदनाओं को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जो है ये आपका पहुंचाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो है वो असामान्य रूप से बाधित वाइटल फोर्स के कारण लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें होम्योपैथी भाषा में रोगी की होम्योपैथी तस्वीर यानी कि सिम्पटम्स के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट इसमें कि जो आपका है रक्त की रासायनिक संरचना और जो आपका सेलुलर टिश्यू रेमेडीज हैं, तो रक्त में जो आपका पीएच बैलेंस है बनाए रखने के लिए NaCO3 या H2CO3 की जो क्वांटिटी है या Ca और K अनुपात है वो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, कैल्शियम और आपका जो पोटेशियम रखते हैं, ठीक है। तो ये संतुलन जो होम्योपैथी उपचारों विशेषकर सेलुलर टिश्यू रेमेडीज के साथ जो वो जुड़ा हुआ है। फिर इसमें एसिड बेस संतुलन, एलर्जी की बात करें तो एसिड बेस संतुलन ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। तो भ्रूण में जो है वो संघर्ष के दौरान यदि ये संतुलन बिगड़ता है तो ये एलर्जी का कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट इसमें कि होम्योपैथी उपचार का प्रभाव, तो एलर्जी के कारण हुए ऑटोनॉमिक इम्बैलेंस को होम्योपैथी दवा जो है एक कैटलिस्ट की तरह सुधारती है, और ये दवा शरीर के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को जो है वो पुनर्संतुलित भी करती है। नेक्स्ट इसमें आपका है वायु इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और तंत्रिका गतिविधि। तो ऑटोनॉमिक नर्व गैंग्लिया के बीच जो वो वायु इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो उतार चढ़ाव होते हैं, से उनकी गतिविधि प्रभावित होती है। यदि ये संतुलन बिगड़ता है तो जो तंत्रिका कार्यक्षमता उसमें भी
कमी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें है आपका कि ऑटोनॉमिक कार्य प्रणाली का परीक्षण। तो ये सुझाव दिया गया है कि जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली की जांच के लिए एक आपको बायोकेमिकल टेस्ट जो है वो डेवलप किया जाना चाहिए। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है वो होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों के लिए एक जो है वो आपका मिलन का एक पॉइंट है। लंबे समय तक कार्य और जो आपका तंत्रिका ह्रास है न्यूरोनल आपका डिजनरेशन है, तो ये यदि एक रोग प्रक्रिया तीव्र लंबे समय तक बनी रहती है और तंत्रिका तंत्र को पर्याप्त यहाँ पर आराम नहीं मिलता है, तो ये जो है वो आपका क्रोमेटिन स्टोर के डेप्रिसिएशन का जो आपका डिजनरेशन का कारण भी बनता है। तो ये प्रोसेस किसी बैक्टीरिया से नहीं बल्कि अत्यधिक कार्यशीलता से भी होती है। फिर इसमें आपका आता है व्यक्तिगत जो आपकी मॉडलिटीज का बेस। तो व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रणाली जो हमारा रिएक्शन रिस्पॉन्सेस का निर्माण हमारा जो ऑटोनॉमिक पथ है उसके आधार पर ही होता है। तो ये स्थिति व्यक्ति की जो विशिष्ट मॉडलिटीज है उसको भी परिभाषित करता है। जो होम्योपैथी निदान हो उपचार उसमें भी आपका हेल्पफुल होता है। तो इसका क्वेश्चन का कंक्लूजन यहाँ पर यही निकल कर आता है डिटेल में पढ़ने के बाद कि पाठ होम्योपैथिक और आधुनिक विज्ञान के जो भी सामंजस्य को स्थापित करता है। वाइटल फोर्स, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम और शरीर की जो आपकी होम्योस्टेसिस है उसको जोड़ते हुए ये दर्शाता है कि कैसे होम्योपैथी उपचार शरीर के जो प्राकृतिक संतुलन है उसको फिर से एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज HIV एड्स रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। आपके कहाँ पर है ये? आपका ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई या बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि मुंबई। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु गिव्स द रजिस्ट्रेशन इन होम्योपैथी टू प्रैक्टिस थ्रू आउट इंडिया आफ्टर पासिंग डिग्री डिप्लोमा कोर्स। आपका कौन देता है? आपका ये यूनिवर्सिटी देता है। ऑप्शन बी है आपका स्टेट काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी जो वो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ CCRH। CCRH की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष कौन है? आपका ऑप्शन ए है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, बी है डायरेक्टर CCRH न्यू दिल्ली, सी डायरेक्टर NIH कलकत्ता एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ऑफ CCRH। CCRH की स्थायी वित्त समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके डायरेक्टर CCRH न्यू दिल्ली, डायरेक्टर NIH कलकत्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी SMNH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एंड नन ऑफ द अबव। तो कौन है अध्यक्ष स्थायी समिति के CCRH के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए ज्वाइंट सेक्रेटरी ISMNH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, patient change the physician too often as if one change the shirt is a distinguished symptom of which miasm। रोगी चिकित्सक को बार बार बदलता है जैसे कोई शर्ट बदलता है, तो ये किस मियाज्म का विशेष सिम्पटम हो सकता है? आपका सोर का, साइकोसिस का, सिफिलिस का या ट्यूबरकुलर का, किसका हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका साइकोसिस का सिम्पटम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट ऑफ विच मियाज्म इज सस्पेक्टिबल टू कोल्ड। किस मियाज्म का रोगी सर्दी के प्रति ज्यादा सस्पेक्टिबल होता है? सोरा का, साइकोसिस का, सिफिलिस का या ट्यूबरकुलर का, किसका पेशेंट ज्यादा यहाँ पर सस्पेक्टिबल होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका साइकोसिस का पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट ऑफ विच मियाज्म इज सस्पेक्टिबल टू हीट। अब किस मियाज्म का रोगी गर्मी के ज्यादा सस्पेक्टिबल होता है? सो साइकोसिस, सिफिलिस या आपका ट्यूबरकुलर, कौन सा पेशेंट होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सिफिलिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, पेशेंट ऑफ विच मियाज्म इज सस्पेक्टिबल टू हीट एज वेल एज कोल्ड। किस मियाज्म का रोगी गर्मी और सर्दी दोनों के प्रति ही ज्यादा संवेदनशील तो होता है, सस्पेक्टिबल होता है? सोर का, साइकोसिस का, सिफिलिस का या आपका ट्यूबरकुलर का, किसका पेशेंट ज्यादा यहाँ पर सस्पेक्टिबल होता है दोनों के लिए? तो ये इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर एफोरिज्म्स इन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन इन विच वी गेट द आइडिया अबाउट द लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के कौन से एफोरिज्म में सिंप्लेक्स के नियम के बारे में बताया गया है? एफोरिज्म नंबर 273 एंड 274, ऑप्शन बी एफोरिज्म नंबर 275 टू 283, ऑप्शन सी एफोरिज्म नंबर 284 टू 285, एफोरिज्म नंबर डी ऑप्शन है 286 टू 291। कौन सा एफोरिज्म आपका इसमें राइट आंसर है?
तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एफोरिज्म नंबर 273 एंड 274। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which are the aphorisms in organon of medicine which give the idea about the law of minimum। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के कौन से एफोरिज्म न्यूनतम के बारे में, मिनिमम के बारे में जो है वो आपको बताते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, एफोरिज्म नंबर 273 एंड 274, ऑप्शन बी एफोरिज्म नंबर 275 एंड 283, of aphorism number 284 to 285 एंड ऑप्शन डी है aphorism नंबर 286 to 291। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये मिनिमम के बारे में बताता है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफोरिज्म नंबर 275 टू 283 जो है वो आपका ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के जो है वो एफोरिज्म न्यूनतम के बारे, नियम के बारे में हमें बताते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे हमारे आज के इस वीडियो क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमने इन डिटेल यहाँ पर जाने हैं। एक ही क्वेश्चन के आपसे जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हुए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन है और इसी तरह जो है वो आपके लिए और भी वीडियोस को लाने के लिए जो है वो हमें मोटिवेट करती है। और अभी तक भी आपने जो है वो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्जाम के लिए जो है वो प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया है तो लास्ट के कुछ दिन बचते हैं, जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 पे व्हाट्सएप कीजिए और विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो घर बैठे जो है वो आप व्हाट्सएप पे सारा स्टडी एक्सेस पाके जो है वो अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के तरफ एक अपना कदम बढ़ा दीजिए। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।